नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। आज मैं पंजाब में खड़गड़ कला के आसपास एक ढाबा है, वहां से बोल रहा हूँ। खड़गड़ कला इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये भगत सिंह जी का गांव था और हम लोग चंडीगढ़ से निकले हैं, गुरदासपुर के रास्ते में है। ओवरव्यू में हर हमेशा की तरह तीन विषय: नीतीश के संयोजक पद से इनकार का असली कारण, दूसरा कांग्रेस ने अयोध्या में डुबकी लगाकर बीजेपी के हिंदू ठेकेदारी की मोनोपोली को किया काम, और तीसरा मायावती जी अब साफ बीजेपी के पाले में खेलती नजर आ रही हैं। इन तीनों विषयों पे बात करने से पहले आपसे एक आग्रह: चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी लें। मेंबरशिप का मतलब कि प्रत्येक महीने आपको एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का ये कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त वन टाइम भी हमारी आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में आसानी रहती है। तो सबसे पहली बात, नीतीश के संयोजक पद से इनकार के असली कारण। नीतीश जी का इस तरह से कहा जा रहा है कि नीतीश जी को उस जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी 2 दिन पहले, उसमें साफ साफ नीतीश जी से कहा गया था, आग्रह किया गया था कि आप संयोजक बने इंडिया अलायंस के, लेकिन उन्होंने इसको मना कर दिया। उसका एक मना कर देने का बड़ा कारण ये था कि सर्वसम्मति से उनको नहीं चुना जा रहा था। अच्छा, क्यों नहीं चुना जा रहा था? नीतीश जी की जो दावेदारी थी, उसमें सबसे ज्यादा ममता बनर्जी को दिक्कत थी कि इनको नहीं बनाया जाए, और ये उन्होंने स्पष्ट रूप से इंडिया अलायंस के बाकी लोगों से भी कह दिया था। वो वैसे कहने को तो इंडिया अलायंस के कुल 28 लोग थे, लेकिन ये जो वर्किंग कमेटी के लोग, वर्किंग ग्रुप्स के जो लोग हैं, मुख्य रूप से वो थे। और उस दिन उसका एक टैक्टिकल ये भी था कि कुछ लोगों ने अपने को एब्सेंट कर लिया, जैसे बहुत नॉर्मल होता है कि वो एब्सेंट हो जाते हैं, और कुछ लोगों ने अपने को मतलब ये रखा कि मैं अपने को एक इक्वी डिस्टेंस पे रखा कि मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा मेरा तो नीतीश जी का जब जब ये प्रपोज हुआ नाम कि भाई आप इसमें बन जाइए, तो वहां पे बहुत स्ट्रांग ऑब्जेक्शन ममता बनर्जी की तरफ से आया। हालांकि अगर वोट की दृष्टि से देखते तो भाई मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स थे, वो नीतीश जी के नाम पे सर्वसम्मति से तैयार थे, बारिंग ममता बनर्जी और एक दो लोग जो अपने को एब्सेंट किए हुए थे। मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश जी की पहल बिल्कुल ठीक थी कि अगर इसी समय पे सर्वसम्मति नहीं है तो नहीं बनना ज्यादा बेटर था। और हालांकि एक उसमें बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि उसमें खड़गे जी को नीतीश जी ने प्रपोज किया और खड़गे जी को उन्होंने इस इंडिया अलायंस का अध्यक्ष बना दिया। अब नीतीश जी की ये भी एक पॉलिटिक्स की रियलिटी है। ममता बनर्जी, अगर आपको याद हो तो जब बंगाल का इलेक्शन हो गया था, तो ममता बनर्जी ने एक नया राग अलापना शुरू किया था कि नॉन एनडीए नॉन यूपीए एक गठबंधन होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने प्रशांत किशोर को तैयार किया, काफी कोशिश भी हुई थी। ये सारे लोग महाराष्ट्र गए थे, ये खुद महाराष्ट्र गई थी, फिर वहां शरद पवार से भी मुलाकात हुई थी, दिल्ली में भी मीटिंग करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सबका जो जो सीरियस इस मुहिम में ममता जी के साथ थोड़े अरविंद केजरीवाल और केसीआर थे, चंद्रशेखर राव साहब, और फिर जो बाकी दल थे उनका कहना था कि एक बड़ा अलायंस नॉन कांग्रेस होना से कोई बहुत ग्राउंड पे उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो ये जो बात आ रही थी, उसके बाद नीतीश जी ने अगस्त 2022 में एनडीए छोड़ा, पाला बदला, इस तरफ आए और उन्होंने बिल्कुल अर्जुन की आंख की तरह सबसे पहले आके कांग्रेस में मुलाकात की, उसकी बेसिक्स बात की, फिर उन्होंने ये सार्वजनिक रूप से भी बताया कि भाई ऐसे सारे दल जहां पे कांग्रेस का संवाद नहीं है, जो कम्युनिकेशन नहीं है, मैं उन लोगों से बातचीत करता हूँ। उन्होंने ममता जी से बातचीत की, अखिलेश यादव से बातचीत की, केजरीवाल साहब से बातचीत की, ये सारे वो इनफैक्ट नवीन पटनायक के पास भी गए, तो सबके पास गए, ढूंढ ढूंढ के उन्होंने पूरे देश में लोगों से बात की, और फिर पटना में उन्होंने मीटिंग करके इंडिया अलायंस के ये इंपॉर्टेंट गठबंधन थे जो कांग्रेस के साथ जिनको आने में दिक्कत थी या जिनका संवाद नहीं था, उनको वो एक प्लेटफॉर्म पे ले आए, और ये तय हो गया कि अब
इंडिया अलायंस में कांग्रेस के साथ साथ ममता बनर्जी जी और अरविंद केजरीवाल साहब और अखिलेश यादव जी भी रहेंगे। उसमें सिर्फ एक बात चंद्रशेखर राव की थी, लेकिन वो साफ था कि तेलंगाना के इलेक्शन के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि तेलंगाना के इलेक्शन में कांग्रेस और केसीआर, मतलब उनकी बीआरएस जो थी, वो आमने सामने लड़ रही थी। अब भाग्य की नियति का ये देखिए कि जिस ममता बनर्जी जो रूठी हुई थी और जो कांग्रेस के साथ इनका बहुत वो था कि मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी, उनके बहुत इफ एंड बट्स थे, अंतुगत्वा आज वो नीतीश जी को आयोजक बनाने में उनको दिक्कत हो रही है। कारण स्पष्ट है, 42 सीटें वेस्ट बंगाल से आती हैं, 40 सीटें बिहार से आती हैं। बिहार में पिछली बार जो एनडीए था उसका 40 में 39 सीट जीतने का रिकॉर्ड है, और इस बार मतलब राउंड पे हो सकता है कि ये चीज नहीं हो अभी, ये थोड़ी अतिशयोक्ति लगे, लेकिन अगर नीतीश जी के नेतृत्व में महागठबंधन ठीक से इलेक्शन लड़ता है तो वो इसको रिवर्स भी कर सकता है, मतलब वो 139 भी कर सकता है। ममता जी को भी लगता है कि अगर उनकी पार्टी आज 22 एमपी पे खड़ी है, अगर वो किसी तरह से इसको 30-32 एमपी तक ले आती है तो वो सबसे प्रमुख दावेदार, पीएम दावेदार के रूप में होंगे। अच्छा, हुआ क्या है, ममता बनर्जी जी 15-15 साल से, 20-20 साल से नीतीश कुमार ये सब लोग चीफ मिनिस्टर में, तो जीवन में कोई पॉलिटिकल अब ये नहीं रहेगा कि इसके बाद मैं ये बन जाऊं या बन जाऊं, कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, प्राइम मिनिस्टर तो भाई, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो प्राइम मिनिस्टर देश का सर्वोच्च पद है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री भी दोनों रह लिए, पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं, राष्ट्र वो भी हैं, चीफ मिनिस्टर हैं ही, तो इसके आगे क्या, इसके आगे प्राइम मिनिस्टरशिप। नीतीश जी के, मुझे मेरे व्यक्तिगत रूप में नीतीश जी के संयोजक नहीं बनने से कमजोर तो नहीं हुई है, लेकिन मजबूत और हो, तो अगर ये हो जाता तो बेहतर था, लेकिन नहीं हुआ तो ठीक है। नीतीश जी का ये कहना, अब मुझे ऐसा लगता है कि कोई संयोजक पद अब कन्वेनर पे कोई नहीं होगा, मतलब ये अध्यक्ष ही करेंगे, और मुझे दूसरा मुझे लगता है कि शायद अब खड़गे जी को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी, तो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस ने अयोध्या में डुबकी लगाकर किया बीजेपी के हिंदू ठेकेदारी की मोनोपोली को कम। ये मैं इस रेफरेंस में कह रहा हूं कि कल 15 तारीख को, हाँ कल ही 15 तारीख को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने के नेतृत्व में, तो उनके नए जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज आए, अविनाश पांडे, अजय राय, इन सबके नेतृत्व में कांग्रेस का एक बड़ा दल गया, बड़ा मतलब बड़ा एक हो गया, और उसने जाके अयोध्या में बाकायदा डुबकी लगाई, दर्शन किया। अब कांग्रेस ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया था। कांग्रेस ने पहले एक पत्र भी भेजा था, और उसके बाद कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने स्टैंड को क्लियर किया था। कांग्रेस का कहना था कि एज अ पार्टी, क्योंकि ये बीजेपी का इवेंट है, हम इसलिए नहीं जा रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस का ये भी कहना था बार बार कि अगर कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाता है तो उसको उसको कैसे कोई रोक सकता है, इंडिविजुअली एवरीवन इज फ्री, और यही शायद हमारे देश का संविधान भी कहता है कि आप अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस को बिल्कुल मानिए, लेकिन नॉट इन एनी कैपेसिटी। तो इंडिविजुअली जिसको जिसको यूपीसीसी में लगा कि भाई ये जाना चाहिए, वो सब लोग गए, और वहां मैंने वो दृश्य देखा। मुझे सबसे आश्चर्य हुआ, दीपेंद्र हुड्डा वो बाकायदा डुबकी लगा रहे थे उस ठंडक में, वो 3-3 डुबकी लगा के, और मतलब जो बंद करके और अंदर पूरी डुबकी लगाई जाती थी, वो उन्होंने डुबकी उबकी लगाई गई। अ, इस सारे उसके दो दो पक्ष हैं। एक पक्ष ये है कि भाई राम तो सबके हैं, हम सब लोग हिंदू हैं, लेकिन जो हिंदू प्रोपोगेट करता है बीजेपी की ये हिंदू सही, और ये जिसको वो सर्टिफिकेट दे वो हिंदू, जो जिसको सर्टिफिकेट वो ना दे वो रामद्रोही, उस चीज पे की हवा, मतलब उस चीज को कांग्रेस ने काफी हद तक एक अपने स्टैंड को क्लियर किया है। हालांकि कुछ लोगों का कहना यह है कि कांग्रेस को उसमें जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि संविधान के हिसाब से इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग, लेकिन ये संविधान सरकार पे लागू होता है, ये संविधान जो सरकार चला रहा है उसके सेक्युलर क्रेडेंशियल्स पे लागू होता है, कि उसको किसी रिलीजियस उसमें सरकार पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। जो पुराना एक उपमा दी जाती है कि जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ में इसीलिए नहीं गए थे क्योंकि एज अ गवर्नमेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये आपको लिबर्टी नहीं देता है कि आप गवर्नमेंट को ले जाके किसी रिलीजियस फंक्शन में वो कर दें। तो एक तो वो क्लियर हुआ। दूसरा, मुझे लगता है कि शंकराचार्य जी जिस तरह से एकदम से बिल्कुल जिसको कहते हैं ना
वो इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हैं और वो अब बिल्कुल साफ कर रहे हैं वायर पे इंटरव्यू। उन्होंने कई इंटरव्यूज दिए और उन्होंने अपनी पोजीशन साफ की, धर्म की पोजीशन साफ की, बीजेपी किस तरह से धर्म का इस्तेमाल कर रही है उसकी पोजीशन साफ की। और मुझे लगता है कि धर्म पे इस देश में हिंदू धर्म पे आखिरी वर्ड तो शंकराचार्य का ही होगा, आखिरी वर्ड भाजपा के किसी अध्यक्ष या उनका नहीं हो सकता है। तो एक तो इस काम को करके तय बात है कि कांग्रेस ने जो ये ठेकेदारी प्रथा थी ना कि हिंदू धर्म के ठेकेदार एक विशेष पार्टी है, उसकी हवा बिल्कुल निकली है। और अब ठीक है, मतलब इंडिविजुअली आप जहां जाएंगे तो हम सब लोगों को प्रैक्टिस करने का अधिकार है। घर की चारदीवारी के अंदर मैं भी घंटी बजाता हूँ, मैं भी शंख बजाता हूँ, लेकिन जब घर की चारदीवारी से निकलता हूँ तो उसके बाद मैं इस देश का संविधान ही मेरा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ होता है। मेरा ग्रंथ तो इस देश का संविधान, इसको बहुत ठीक से कांग्रेस ने स्पष्ट किया है। तीसरी चीज जो एक इंपॉर्टेंट हुई है कि मायावती जी ने अब फिर से बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो किसी भी गठबंधन में, खास करके इंडिया अलायंस में, वो नहीं करेंगे, वो अकेले ही इलेक्शन लड़ेंगे। तो उनके ये कह देने से इसके जो पॉलिटिकल फॉलोआउट्स है वो ये है कि उन्होंने एक तरह से अपने पोजीशन क्लियर कर दी कि वो इंडिया अलायंस में नहीं जा रही हैं। अगर वो इंडिया अलायंस में नहीं जा रही हैं और अकेले इलेक्शन लड़ रही हैं तो इसमें फायदा किसका हो? ये बात स्पष्ट सोचने वाली बात है। उत्तर प्रदेश के 2022 इलेक्शन में मायावती जी की एक सीट आई थी पूरे उसमें, और उन्होंने वोट किसके काटे थे? हालांकि इसके भी मेरे हिसाब से इसके दो पक्ष हैं। 2014 में मायावती जी की 0 सीट आई, एक भी एमपी नहीं हुआ था, लेकिन 2019 में जब उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करके किया तो उनकी 10 सीटें आ गई। इस बार पार्टी के रूप में मुझे कोई विशेष नहीं लगता है कि मायावती जी 0 से बेटर कोई परफॉर्मेंस कर पाएंगे अगर वो अकेले लड़ेंगे, क्योंकि आज जो देश का आम मतदाता है वो दो पक्ष में बटा हुआ है, पक्ष या विपक्ष में। वो या तो भाजपा को वोट देने जा रहा है या भाजपा के विपक्ष में जो पार्टी है उनको वोट देने जा रहा है। वो तीसरी पार्टी को इस तरह, जैसे ठीक है ममता बनर्जी को वहां दे रहा है, ममता बनर्जी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, उनकी सरकार है, लेकिन आज मायावती जी एक एमएलए लेके ये नहीं कह सकती कि उत्तर प्रदेश में उनका दबदबा है। तो मायावती जी का एक अपना गेम प्लान होता है, उनका एक बिजनेस प्लान भी होता है इस इलेक्शन में, वो टिकट का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करती है सबको पता है। लेकिन पॉलिटिकली ये तय बात है कि उनको सीट के रूप में बहुत खराब होगा। अब वो किसके कितने वोट काटती हैं देखने वाली बात होगी, किसके कितने वोट क्या काटती हैं वो तो ये उम्मीद है कि शायद इस इलेक्शन प्रोसेस में अगर मायावती जी सारी सीट पे अपने इलेक्शन लड़ाती हैं तो वो शायद भाजपा गठबंधन का ही ज्यादा फायदा होगा। तीसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एक दो नैरेटिव मान लिए जाते हैं इस देश में। आम जन अगर अपना वोट देने जाता है तो ये क्या फिक्स है कि अगर मैं इनको नहीं तो इनको दूंगा? अरे भाई उस व्यक्ति का भी कुछ है। तो मायावती जी के सारे वोट यहाँ ट्रांसफर होंगे या बीएसपी के सारे वोट यहाँ ट्रांसफर होंगे, ये कैसे प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। 100 में से हो सकता है मेजोरिटी वोट इधर आ जाए, मेजोरिटी वोट इधर आए, लेकिन अदरवाइज मायावती जी का मुझे लगता है कि संसदीय उसमें इस बार कोई विशेष करने वाला नहीं है। पोजीशन क्लियर हो जाना भी ठीक है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि अब जो भी इंडिया अलायंस के जो भी पार्टनर बचेंगे, जितने लोग बचेंगे, उनको ये क्लियर होगा कि उनको किससे और कैसे कैसे इलेक्शन लड़ना है। आज मैं इतना ही कर रहा हूँ क्योंकि आज मैंने दिन में एक अलग से किया है, वो कल सुबह कहीं अपलोड हो जाएगा। पंजाब के कोई बहुत पुराने जर्नलिस्ट थे, उन्होंने उस पंजाब की आज के हालात पे बातचीत की है। उसको कोशिश करूंगा कि कल दिन में अपलोड हो जाए, वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। लेकिन ओवरव्यू में आज इतना ही। कल मैं गुरदासपुर में हूँ, कल का तो थर्ड आई है, उसमें ठीक से बात कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।